गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में पढ़ेंगे, उसका लेक्चर 3। तो हम थोड़ा रिकैप कर देते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में लेक्चर 2 में क्या पढ़ा था। हमने ये चीज़ देखी थी पिछले लेक्चर में कि प्लांट के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन हुआ था, और जिस डबल फर्टिलाइजेशन होने से फर्स्ट फर्टिलाइजेशन जिसको सिनगेमी कहते थे, उससे जाइगोट बना था जो 2n कंडीशन में था, और सेकंड फर्टिलाइजेशन जो हुआ उसको ट्रिपल फ्यूजन कहते थे, जिससे PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था, और इसी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म बना था। और बाद में हमने इनके फंक्शन के बारे में देखा था कि जो एंडोस्पर्म होते हैं उनका मेन जो फंक्शन होता है वो होता है डेवलप हो रहे एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना। कि शुरुआती स्टेज में जब एम्ब्रियो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो जाए तब तक उसको नरिशमेंट देने का, यानी कि खाना देने का काम करता है एंडोस्पर्म। तो अब हम पढ़ते हैं इसी एंडोस्पर्म के टाइप। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ट्रिपल फ्यूज़न होने से PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था, जो आगे जाके एंडोस्पर्म में बदल गया। और यही एंडोस्पर्म के नॉर्मली 3 टाइप होते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप का नाम है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होता है कि इसमें एंडोस्पर्म का जो मदर न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होना शुरू कर देता है, और डिवाइड होके बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाते हैं, लेकिन किसी भी न्यूक्लियाई के बीच में वॉल नहीं बनती, और सारे न्यूक्लियाई जो है उसके किनारों की तरफ आके जमा हो जाते हैं, यानी कि पेरिफेरल स्टेज में जमा हो जाते हैं, और बीच में एक बड़ा सा वैक्यूल बन जाता है, मतलब एक खाली जगह बन जाती है। तो इस कंडीशन को कहते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, इस वाले में आप देखते हो कि ये तो एम्ब्रियो है और यहाँ पे उसका एंडोस्पर्म था, लेकिन वो डिवाइड होके बहुत सारे उसने न्यूक्लियाई बना दिए, और ये न्यूक्लियाई आके उसके किनारों पर पेरिफेरल स्टेज पे आके जमा हो गए, और बीच में एक वैक्यूल बन गई। तो ये जो कंडीशन होती है, ये कंडीशन कहलाती है न्यूक्लियर टाइप के एंडोस्पर्म में। आपने नारियल देखा होगा, कोकोनट देखा होगा, कोकोनट का स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो वो एक एग्जाम्पल है न्यूक्लियर टाइप के एंडोस्पर्म का, जिसका एग्जाम्पल कोकोनट वाटर है, क्योंकि कोकोनट का जो पानी होता है उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई फ्लोटिंग कंडीशन में, यानी कि तैरते हुए आपको दिखाई देते हैं। तो वो एक टाइप का न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म है। तो सेकंड एंडोस्पर्म की हम बात करें तो वो है सेल्यूलर टाइप का एंडोस्पर्म। कि ये क्या होता है कि इस टाइप के एंडोस्पर्म में भी क्या होता है कि सबसे पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होने लगता है, लेकिन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद सेल वॉल बनने लगती है, और सेल वॉल बनने के बाद क्या है कि हर एक न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई है वो अलग तरीके से आपको डिवाइड होता दिखाई देता है। ये आपको पिटूनिया में और वर्बेस्कम प्लांट में दिखाई देता है। कैसे हैं, जगह देखिए। इसमें क्या है कि ये एम्ब्रियो है, और एम्ब्रियो के बाद में इसमें भी ये जो डिवाइड हुआ था, एक न्यूक्लियस बहुत सारे न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गया था, इसमें भी डिवाइड हुआ। लेकिन इसमें डिवाइड होने के बाद, फर्स्ट वाले में डिवाइड होने के बाद कहीं पे सेल वॉल नहीं बनी थी। लेकिन सेल्यूलर टाइप में क्या होता है कि जितनी बार सेल डिवीजन होता है एक सेल वॉल बन जाती है, और सेल वॉल बनने के बाद वो हर एक न्यूक्लियस को, न्यूक्लियाई को अलग कर देती है। तो ये कंडीशन होती है आपको सेकंड वाले में, जिसको कहते हैं सेल्यूलर टाइप का एंडोस्पर्म। हम थर्ड बात करते हैं अब हेलोबियल टाइप के एंडोस्पर्म के बारे में, कि हेलोबियल एंडोस्पर्म है क्या। तो हेलोबियल एंडोस्पर्म जो है नॉर्मली न्यूक्लियर और सेलुलर का बीच वाला हिस्सा है। कि इसमें क्या होता है कि सबसे पहले सेलुलर मतलब सबसे पहले इसमें जब डिवीजन होता है तो सेल वॉल बनती है, और इसमें एक बड़ी सेल दिखाई देती है और एक छोटी सेल दिखाई देती है। इन द डायरेक्शन ऑफ चैलेजा, चैलेजा की तरफ जितने भी सेल डिवीजन होते हैं उनमें सेल वॉल वापस नहीं बनती, वो फ्री न्यूक्लियाई तैरते हैं। जबकि एग की तरफ जितनी बार सेल डिवीजन होता है वहाँ पे सेल वॉल बनने लगती है, तो वहाँ पे आपको ऐसी कंडीशन दिखाई देती है। मतलब आप दोनों का मिक्सअप करके देखेंगे तो वो हेलोबियल कंडीशन कहलाती है, जो आपको
एस्फोडिलस प्लांट जो एक टाइप का मोनोकोट है उसमें आपको दिखाई देती है। याद रखना कुछ नहीं, इसमें सिंपल वही एक PEN जो था उसने सेल डिवीजन किया, बहुत सारे न्यूक्लियाई बनाए, लेकिन चलेजा की तरफ जो सेल डिवीजन हुआ उसमें सेल वॉल नहीं बनी, उसके सारे न्यूक्लियाई तैरते हुए बिना सेल वॉल के दिखे, और नीचे एग की तरफ जो भी सेल डिवीजन हुआ उसमें सेल वॉल बनने लगी। तो आपको आधी कंडीशन सेलुलर टाइप की, आधी कंडीशन न्यूक्लियर टाइप की दिखे तो वो कहलाती है हेलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म। अब हम अपने अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट सबसे पहली बार किसने स्टडी की थी, तो वो कैप्सिला बुर्सा पेस्टोरिस में, जो क्रूसीफेरी फैमिली का प्लांट है, उसमें हेंस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने 1840 में स्टडी करके बताया था कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो किस तरीके से होता है। और इसके बाद फर्टिलाइजेशन द एग इज कॉल्ड जाइगोट, और जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के बनने से पहले की जो कंडीशन वो जाइगोट होती है, मतलब कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन एग का हो जाता है तो बाद में उसको जाइगोट कहते हैं। फर्स्ट डिवीजन इन ट्रांसवर्स इन जाइगोट, द अपर सेल इज कॉल्ड एपिकल सेल एंड बॉटम सेल इज कॉल्ड बेसल सेल। हम तो जाइगोट जो होता है उसमें पहला डिवीजन इस तरीके से होता है कि दो सेल आपको आसानी से अलग अलग दिखाई देती है। ऊपर वाली सेल को एपिकल सेल कहते हैं, नीचे वाली सेल को बेसल सेल कहते हैं। बाद में जो एपिकल सेल्स है उसमें वर्टिकल डिवीजन होता है, और जो बेसल सेल है उसमें ट्रांसवर्स टाइप का डिवीजन होता है। और दो एपिकल सेल्स डिवाइड होने के बाद जब 4 कंडीशन की सेल्स बनती है तो उसको क्वाड्रेंट कहते हैं। दीज सेल्स डिवाइड अनदर वर्टिकल डिवीजन एंड फॉर्म ऑक्टेंट, यानी कि 8 सेल स्ट्रक्चर बनाने का काम करती है। आप यहाँ पे देखते हो तो एपिकल सेल में वर्टिकल डिवीजन हुआ कि पहला डिवीजन हुआ तो एक की 2 सेल्स बन गई, बाद में 2 की 4 बनी, और जब ये 4 सेल बनती है तो इस कंडीशन को क्वाड्रेंट कहते हैं। और इसमें वापस डिवीजन होके 4 की 8 बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंडीशन को ऑक्टेंट कंडीशन कहते हैं। ये क्या है? एपिकल सेल में डिवीजन। और ऑक्टेंट बनने के बाद ये जो एपिकल सेल है इसमें पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, यानी कि इरेगुलर टाइप का डिवीजन होता है, जिससे इस ऑक्टेंट के ऊपर एक परत बन जाती है, लेयर बन जाती है। उस लेयर को डर्मेटोजन कहते हैं, और डर्मेटोजन के अंदर आपको ऑक्टेंट दिखाई देता है, वो एक टाइप का एम्ब्रियो ही है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि पेरिक्लिनल डिवीजन इन क्वाड्रेंट प्रोड्यूस एक्सटर्नल लेयर कॉल्ड डर्मेटोजन एंड 8 सेल्ड इंटरनल लेयर। आफ्टर several एंटीक्लिनल डिवीजन ऑफ डर्मेटोजन एपिडर्मिस ऑफ एम्ब्रियो इज फॉर्म। और ये जो मैंने कहा डर्मेटोजन है, इसमें ही बाद में एंटीक्लिनल डिवीजन होते हैं, अनियमित विभाजन होते हैं, जिससे एम्ब्रियो की एपिडर्मिस बनती है। जबकि उसकी इंटरनल लेयर से 3 स्ट्रक्चर बनते हैं। फर्स्ट तो है हाइपोकोटाइल, सेकंड कोटिलिडन टिश्यू एंड थर्ड है प्रोकैम्बियम सिस्टम। ये 3 स्ट्रक्चर जो है उसकी इंटरनल लेयर से बनते हैं। ये तीनों स्ट्रक्चर मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा। अभी तो आपको बस ये नाम याद रखने हैं कि हाइपोकोटाइल, कोटिलिडन एंड प्रोकैम्बियम सिस्टम, ये जो है उसकी इंटरनल लेयर से बनते हैं। ये तो हमने बात कर दी एपिकल सेल की, कि एपिकल सेल में डिवीजन होने के बाद क्वाड्रेंट बनता है, फिर ऑक्टेंट बनता है, फिर इसके ऊपर लेयर आती है, डर्मेटोजन होती है, वही एम्ब्रियो की एपिडर्मिस बनाती है। लेकिन बेसल सेल का क्या? बेसल सेल में भी डिवीजन होता है, और डिवीजन होके जब ये सेल्स के नंबर 7 to 10 हो जाते हैं तो इसको सस्पेंसर के नाम से जाना जाता है। और सस्पेंसर के नीचे वाला जो सेल है वो एक टाइप से फूल जाता है, और फूलने के बाद स्वेल हो जाता है। तो इसका काम होता है एंडोस्पर्म के चिपक कर वहाँ से न्यूट्रिशन को सक करना, यानी कि चूसना, और सक करने के बाद वो कहाँ तक पहुँचाता है? एम्ब्रियो तक।
तो ये जो सस्पेंसर है, याद रखना, एक मिनट वापस बता दूं मैं आपको कि बेसल सेल में डिवीजन होता है। डिवीजन होने के बाद जब उसके सेल के नंबर 7 to 10 हो जाते हैं तो उसको सस्पेंसर कहते हैं। और सस्पेंसर के सबसे नीचे वाली जो सेल है वो फूल जाती है, और फूल के उसका काम होता है नीचे के एंडोस्पर्म को सक करना, और सक करने के बाद उस नरिशमेंट को लेके एम्ब्रियो तक पहुंचाती है। तो ये जो नीचे वाला फूला हुआ सेल है इसको कहते हैं हॉस्टेरियल सेल या सकर सेल, जिसका फंक्शन होता है सक फूड मटेरियल फ्रॉम द एंडोस्पर्म। ये सस्पेंसर जो है उसकी लोअर मोस्ट जो सेल है उसको हाइपोफाइसिस कहते हैं। द लोअर मोस्ट सेल ऑफ सस्पेंसर इज कॉल्ड हाइपोफाइसिस विच एक्रोस विथ रेडिकल फ्रॉम रूट एपेक्स, जो क्या है एम्ब्रियो के रेडिकल की तरफ होती है। अब हम थोड़ा बात करते हैं इसको आगे। ये जो एपिकल सेल है इसमें डिवीजन होने के बाद जो एम्ब्रियो बनता है वो पहला तो राउंड शेप का होता है, लेकिन बाद में वह ह्यूमन के हार्ट शेप का बन जाता है। और हार्ट शेप का बनने के बाद इसके 2 पार्ट्स आपको साफ साफ दिखाई देते हैं, 1 और 2, जो क्या करते हैं कोटिलिडन्स बनाने का काम करते हैं। और जो कोटिलिडन्स के बीच में ही एम्ब्रियो का प्रीम्यूल बनता है। यहाँ पे कोटिलिडन्स के बीच में यहाँ पे एम्ब्रियो होगा, उसका प्रीम्यूल बनेगा। ये प्रीम्यूल क्या होता है, प्रीम्यूल क्या होता है, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताऊंगा, लेकिन पहले आपको यहाँ तक का स्ट्रक्चर कंप्लीट आ जाना चाहिए। जाइगोट में डिवीजन हुआ, ऊपर वाले एपिकल, नीचे वाली बेसल सेल। एपिकल सेल में डिवीजन होके बाद क्वाड्रेट, ऑक्टेंट, ऑक्टेंट के ऊपर लेयर डर्मेटोजन, और डर्मेटोजन के बीच में एम्ब्रियो। नीचे वाली बेसल सेल, इसमें डिवीजन हुआ 7 to 10 कंडीशन में सस्पेंसर। सस्पेंसर के सबसे नीचे वाला ऑस्टेरियल सेल या सकर सेल, जो क्या करती है सक करने का काम करती है। और इसकी लोअर मोस्ट सेल है हाइपोफाइसिस कहलाती है, जो रेडिकल के पास में होती है। एम्ब्रियो जो है शुरू में गोल होता है, लेकिन बाद में हार्ट शेप हो जाता है। उसमें 2 ऐसे स्ट्रक्चर निकल जाते हैं जो कोटिलिडन्स बनाने का काम करते हैं, और कोटिलिडन्स के बीच में प्लूम्यूल होता है। एक ये आपके क्वेश्चन आ चुका है कि पोजीशन ऑफ प्लूम्यूल इन एम्ब्रियो एट अपेक्स एंड कोटिलिडन एट साइड, बट मोनोकोट द पोजीशन ऑफ प्लूम्यूल इज बेसल। ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन आ चुका है कि जो डाइकोट होते हैं उसमें तो प्लूम्यूल की जो पोजीशन होती है वो एपेक्स यानी कि ऊपर की तरफ होती है, जबकि मोनोकोट जितने होते हैं उसमें प्लूम्यूल की जो पोजीशन होती है बेसल यानी कि नीचे की तरफ होती है। एम्ब्रियो मैच्योर होने के बाद 2 कोटिलिडन्स में डिवाइड होता है, और ऊपर एम्ब्रियोनल एक्सिस भी होता है। बस आपको थोड़ा ये मैं एक्सप्लेन कर दूं कि जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के ऊपर वाला हिस्सा प्लूम्यूल है, और प्लूम्यूल से हमेशा प्लांट का स्टेम डेवलप होता है। और एम्ब्रियो के नीचे वाला हिस्सा रेडिकल कहलाता है, और रेडिकल से हमेशा रूट डेवलप होती है। तो कोई भी बीज का वो हिस्सा जहाँ से ऊपर का स्टेम डेवलप हो वो है प्लूम्यूल, और बीज का या वह हिस्सा जहाँ से उसकी रूट यानी कि जड़ डेवलप हो वो है उसका रेडिकल। और आप किसी बीज को देखते हो तो बीज के ऊपर आपको पतली सी लेयर दिखाई देती है, परत दिखाई देती है, या 2 स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं, वो होते हैं उनके कोटिलिडन्स। जैसे चने के बीज में आप देख सकते हो, चने के बीज में आपको 2 स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, और उसको जब तोड़ते हो तो अंदर की तरफ आपको उसका एम्ब्रियो दिखाई देता है। ऐसे 2 स्ट्रक्चर जो है खुलने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है वो उसके कोटिलिडन्स है। जैसे कि आप इस फोटो को देख सकते हैं, इसमें आपको डाइकोट सीड के बारे में स्ट्रक्चर दिखाई देता है। चने का बीज है ये, और चने के बीज को जब खोलते हैं, पानी में डुबो के रखते हैं, तो उसके ऊपर वाला ये जो 2 स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं वो उसके कोटिलिडन्स है। और कोटिलिडन्स के बीच में एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो के ऊपर वाला हिस्सा प्लूम्यूल कहलाता है, जिससे हमेशा प्लांट का स्टेम डेवलप होगा, और नीचे वाला हिस्सा रेडिकल कहलाता है। इस रेडिकल से क्या होता है, हमेशा प्लांट की रूट डेवलप होती है। The mature embryo is divided into 2 cotyledons and embryonal axis, और जो embryonal axis है उसके ऊपर वाला हिस्सा एपिकोटाइल, इसे हम कह सकते हैं कि जो प्लूम्यूल है उस प्लूम्यूल के ऊपर भी एक पतली सी लेयर यानी कि परत होती है, उस परत को एपिकोटाइल कहते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला हिस्सा जो कोटिलिडन से ऊपर हो, एपिकोटाइल। हम ऊपर वाले हिस्से को अभी प्लूम्यूल कहा था,
और प्ल्यूम्यूल के ऊपर जो पतली सी लेयर होती है उसको एपिकोटाइल, और इसी तरीके से पोर्शन बिलो द कोटिलिडन्स इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल क्या है कि नीचे वाले रेडिकल से नीचे की जो परत है, रेडिकल के नीचे भी जो परत होती है उसको हाइपोकोटाइल कहते हैं। हम देखते हैं कि जर्मिनेशन के दौरान जो प्ल्यूम्यूल है उससे सूट सिस्टम डेवलप होता है और रेडिकल है उससे रूट सिस्टम डेवलप होता है, हमने पढ़ लिया था ये। कोटिलिडन्स जो है वो क्या करते हैं, फूड को स्टोर करने का काम करते हैं कि जब हम बीज को उगाते हैं तो उस बीज से जब नया पौधा, सीडलिंग नया पौधा उगेगा तो उसको खाना कहाँ से मिलेगा, उसको खाना देने का काम यही कोटिलिडन्स करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ सीड। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये बता रहे हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियो सेक में एक तो एम्ब्रियो बनता है, एक एंडोस्पर्म बनता है। द इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल फॉर्म सीड कोट। जो ओव्यूल के ऊपर की इंटेगुमेंट है वो सीड कोट में बदल जाती है। आउटर इंटेगुमेंट क्या है, हार्ड हो जाती है, जो सीड के सबसे ऊपर वाला हिस्सा टेस्टा बनाती है, और इनर इंटेगुमेंट जो है वो पतली है, जो टैगमेन बनाने का काम करती है। ये चीज़ आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं कि जो बीज होते हैं, बीज के ऊपर वाले दो परतें होती है, दो लेयर होती है। जैसे चने के बीज को आप देखते हो तो चने के बीज के ऊपर आप देखते हो काले रंग की स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जो हार्ड स्ट्रक्चर है वो हार्ड स्ट्रक्चर टेस्टा कहलाता है, और अंदर वाला जो पतला येलो कलर का स्ट्रक्चर है वो टैगमेन कहलाता है। ओव्यूल के अंदर जो डंडी होती है जिससे वह ओवेरी में चिपका होता है उसको फुनिकल कहते हैं, और ये फुनिकल बाद में स्टॉल्क यानी कि बीज की डंडी को बदलने में काम आता है। कि ओव्यूल के जबकि ओव्यूल के अंदर हाइलम, माइक्रोपाइल, चैलेजा और राफे, इनमें कोई भी किसी टाइप का चेंज नहीं होता मैच्योरिटी के बाद। जबकि न्यूसिलस जो है वह पूरी तरीके से एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के दौरान कंज्यूम हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है। आपके बायोलॉजी एग्ज़ाम में नीट एग्ज़ाम से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्या हैं, थोड़ा हम उनको देख लेते हैं। कि नॉर्मली जो है बीज बनने के बाद न्यूसिलस ख़त्म हो जाता है, लेकिन काली मिर्च में, ब्लैक पेपर में न्यूसिलस बीज बनने के बाद भी एक पतली सी मेम्ब्रेन के रूप में पाया जाता है। इस मेम्ब्रेन को पेरिस्पर्म कहते हैं। इम्पोर्टेंट, काली मिर्च में न्यूसिलस एक थिक मेम्ब्रेन के रूप में पाया जाता है, थिक यानी कि मोटी परत के रूप में पाया जाता है, जिसको पेरिस्पर्म कहते हैं। लीची के अंदर उसका जो खाने वाला एडिएबल पोर्शन है उसको एरिल कहते हैं, जो थिक कवरिंग फाउंड अराउंड ओव्यूल, जो ओव्यूल के चारों तरफ मोटे लेयर के रूप में पाया जाता है। इन सम प्लांट ऑफ यूफेरबिएसी फैमिली ऑफ माइक्रोपाइल एंड ए वाइट स्ट्रक्चर इज फाउंड विच इज कॉल्ड कॉरिनकल, जैसे कि कैस्टर यानी कि अरंडी में। अरंडी में क्या है, या यूफोरबिएसी फैमिली में क्या है कि माइक्रोपाइल एंड की तरफ आपको एक सफ़ेद डंडी के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसको कॉरिनकल कहते हैं। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, पेरिस्पर्म, एरिल और कॉरिनकल। इससे रिलेटेड नीट में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आपके 12th बोर्ड में भी पूछे जा चुके हैं, तो याद रखना है। एरिल क्या है, एडिएबल पोर्शन इन लीची। पेरिस्पर्म क्या है, ब्लैक पेपर के ऊपर की थिक मेम्ब्रेन। और कॉरिनकल क्या है कि यूफोरबिएसी फैमिली में एक वाइट डंडी के जैसा स्ट्रक्चर, जैसे कि एग्जाम्पल कैस्टर। एंडोस्पर्म के बेसिस पे जो बीज हैं या सीड है उसके 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट है एंडोस्पर्मिक सीड, सेकंड है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड क्या है, याद रखना। एक बात हमने बात की थी एंडोस्पर्म की, तो एंडोस्पर्म एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो जाइगोट से या एम्ब्रियो से बीज बनने के दौरान उसको खाना देने का काम करता है। तो नॉर्मली मैक्सिमम प्लांट में आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि ये जो एंडोस्पर्म है बीज बनने के बाद पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे बीज जिसमें बीज बनने के बाद एंडोस्पर्म का पूरा यूज़ हो गया, ख़त्म हो गया, वो कहलाते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। लेकिन कुछ बीज ऐसे होते हैं जो बीज बनने के बाद भी उनमें एंडोस्पर्म का कुछ हिस्सा बच जाता है, वो कहलाते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, जिसको एल्बुमिनस सीड के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि मोनोकोट प्लांट में मेज़, कैस्टर एक्सेट्रा। आप घर में जो गेहूँ, बाजरा खाते हो,
आप घर की बात करें तो घर में आप खाने में चाहे कोई भी सब्जी बनाएंगे, लेकिन आप जो रोटी खाते हो वो हमेशा इन अनाजों की खाते हो और उससे आपको एनर्जी ज़्यादा मिलती है। क्यों? क्योंकि ये एक टाइप के एंडोस्पर्मिक सीड है और एंडोस्पर्म का काम होता है एम्ब्रियो को खाना देना। उसमें बहुत ज़्यादा कह सकते हैं न्यूट्रिशन वाला हिस्सा होता है। तो हम जो खाने में ज़्यादातर एंडोस्पर्मिक सीड खाएंगे तो हमको एनर्जी मिलती है। तो मेज़ इसका एक टाइप का एग्जाम्पल है। और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड की बात करें तो पीनट यानी कि मूंगफली जो है वो होते हैं। मोस्टली डाइकोट प्लांट नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, जिनमें उनका खाना स्टोर कहाँ होता है? कोटिलिडन्स में। तो आप देखते हो मूंगफली के वही दाने खाते हो, चने के वही कोटिलिडन्स वाला हिस्सा हम खाने में उपयोग करते हैं। वापस एक बार इनके बारे में बता दूं कि बीज बनने के बाद एंडोस्पर्म बचा रहे तो एंडोस्पर्मिक सीड या एल्बुमिनस सीड, एग्जाम्पल मेज कैस्टर। अगर बीज बनने के बाद एंडोस्पर्म पूरी तरीके से खत्म हो जाए तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या एक्स एल्बुमिनस प्लांट, जैसे एग्जाम्पल पी नट एंड पी। अब हम कुछ चेंजेस देखेंगे जो ओव्यूल से बीज में होते हैं। कब? बीज बनने के दौरान। बीज बनने के दौरान ओव्यूल से बीज में क्या क्या चेंज होते हैं कि फुनिकल जो है वो स्टाल्क में बदल जाता है। फुनिकल कहलाता है कि ओव्यूल जो है ओवेरी के अंदर जिस डंडी के जैसे स्ट्रक्चर से जुड़ा है वो फनिकल, और बीज भी आप छोटी सी डंडी से स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ देखोगे वो स्टाल्क। न्यूसिलस जो है मैक्सिमम डीजनरेट यानी कि ख़त्म हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ प्लांट में बचा रहता है, जैसे हमने वो एगिल का एग्जांपल देखा था। इंटेगुमेंट जो है सीड कोट बनाती है, बाहर वाली टेस्टा और टैगमेंट अंदर वाली। एम्ब्रियो सैक जो है वो ख़त्म हो जाता है पूरी तरीके से। सिनेर्जिड और एंटीपोडल सेल जो है वो ख़त्म हो जाती है। एग जो है वो एम्ब्रियो में बदल जाती है और सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है वो एंडोस्पर्म में बदलने का काम करता है। तो ये हमने कुछ चेंज देखे थे किसमें? ओव्यूल और सीड में, कि ओव्यूल होता है तो उसमें कौन सा स्ट्रक्चर होता है और सीड होता है तो उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में कि ओवेरी जो है बाद में फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और फ्रूट वॉल जो है वो ओवेरी वॉल से बनती है। फ्रूट डेवलपमेंट फ्रॉम ओवेरी, अगर ओवेरी से फ्रूट बनते हैं तो उनको ट्रू फ्रूट कहते हैं, लेकिन कुछ प्लांट के अंदर ओवेरी के छोड़ के दूसरे हिस्से से भी फ्रूट का डेवलप हो जाता है, जैसे कि कैलेक्स, कोरोला या थैलेमस से हो जाए तो ऐसे फ्रूट को फॉल्स फ्रूट कहते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा, शायद 11th में आपने पढ़ा होगा ये टॉपिक कि अगर फ्रूट ओवेरी से बनता है तो ट्रू फ्रूट, और ओवेरी को छोड़ के किसी भी फ्लावर पार्ट से बन जाए, दूसरे किसी भी फ्लावर पार्ट से बन जाए, फॉल्स फ्रूट कहलाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्लांट ओवेरी जो है फ्रूट में तो बन जाती है, लेकिन ओवेरी फ्रूट में हमेशा फर्टिलाइजेशन से बनती है। लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसा आ जाती है कि बिना फर्टिलाइजेशन के भी ओवेरी फ्रूट में डेवलप हो जाती है, तो ऐसे फ्रूट को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। और ये प्रोसेस कहलाती है पार्थेनोकार्पी, जैसे कि बनाना में होता है, ग्रेप्स में होता है, पपाया में होता है। इनमें सीड नहीं पाए जाते और इस टाइप के फ्रूट्स जो हैं उनमें बीज हमेशा एब्सेंट होते, बीज मिलेंगे ही नहीं आपको। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट डेवलप हो जाना, किससे? ओवेरी से। और आज के टाइम की बात करें तो आज के टाइम में कुछ ऐसे हार्मोन मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि ऑक्सीन, जिबरेलिन। इनको अगर फ्लावर की स्टिग्मा पे छिड़क दिया जाए तो स्टिग्मा बिना फर्टिलाइजेशन के भी पार्थेनोकार्पी फ्रूट बना सकते हैं। तो वो कंडीशन कहलाती है इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी। ये वर्ड दिया था नॉल नाम के साइंटिस्ट ने 1902 में। अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचता है, वो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है कि जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट है उन एंजियोस्पर्म प्लांट में दो टाइप की कंडीशन पाई जाती है। पहली होती है स्पोरोफाइटिक फेज, मतलब कि उसकी आधी लाइफ में जितने भी जीन होते हैं वो 2n कंडीशन में मिलते हैं, वो स्ट्रक्चर कहलाती है स्पोरोफाइटिक फेज। और उसकी आधी लाइफ में उसके जो जीन्स हैं n कंडीशन में मिलते हैं, यानी कि हैप्लॉइड कंडीशन में मिलते हैं, वो कंडीशन कहलाती है गैमेटोफाइटिक फेज। तो हम बात करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है क्या, कि स्पोरोफाइटिक फेज जो है फ्लावर से शुरू होती है। फ्लावर में उसके 2n कंडीशन, फ्लावर में कार्पल भी 2n कंडीशन, स्टामन भी 2n कंडीशन,
ओव्यूल भी 2n कंडीशन, पोलन सैक भी 2n कंडीशन, उससे MMC मेगास्पोर मदर सेल एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती थी, वो भी 2n कंडीशन। लेकिन बाद में उसमें मियोसिस होता था और मियोसिस होने के बाद मेगास्पोर बनते थे, वो n कंडीशन, मतलब गैमेटोफाइटिक फेज में ये कंडीशन आ गई और MN कंडीशन आ जाती है। इसी तरीके से माइक्रोस्पोर मदर सेल में भी मियोसिस हुआ और माइक्रोस्पोर बने, ये n कंडीशन। उससे माइक्रोस्पोर से पोलन ट्यूब बनी थी और 2 मेल गेमेट बने थे और वो दोनों मेल गेमेट भी आप देखते हो n कंडीशन में थे। और मेगास्पोर जो था उससे एम्ब्रियो सैक बना था, एम्ब्रियो सैक के अंदर एग सेल बनी थी, वो भी n कंडीशन में थी। और सेकेंडरी न्यूक्लियस ही एक कह सकते हैं एक्सेप्शन मिलता है गैमेटोफाइटिक फेज में। गैमेटोफाइटिक फेज में सारे स्ट्रक्चर n कंडीशन में होंगे, लेकिन सेकेंडरी न्यूक्लियस एक एक्सेप्शन, अपवाद के तौर पे गैमेटोफाइटिक फेज में देखा जाता है, जो 2n कंडीशन में मिलता है। एग सेल n कंडीशन की थी, उस एग सेल और एग सेल थी n कंडीशन की और सेकेंडरी न्यूक्लियस था n कंडीशन का। ये जो दोनों मेल गेमेट थे, मेल गेमेट भी n कंडीशन में थे। पहला मेल गेमेट इससे जुड़ा था एग सेल से, दूसरा मेल गेमेट क्या था, सेकेंडरी न्यूक्लियस से जुड़ा था और जुड़ने के बाद सेकेंडरी न्यूक्लियस से जो मेल गेमेट जुड़ा था उसने तो एंडोस्पर्म बना दिया था और एंडोस्पर्म 3n कंडीशन का था। और एग सेल से जुड़ने के बाद जाइगोट बना था, वो वापस 2n कंडीशन आ गया था, उससे एम्ब्रियो बना 2n कंडीशन और फ्रूट और उसके बीज बने, वो भी 2n कंडीशन। तो आप देखते हो कि स्पोरोफाइटिक फेज में सारे स्ट्रक्चर आपको 2n कंडीशन दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। एंडोस्पर्म 3n कंडीशन में मिलता है, जिसके अंदर 3 न्यूक्लियस होते हैं, बाकी सब 2n कंडीशन। और गैमेटोफाइटिक फेज में भी आपको सब n कंडीशन, हैप्लॉइड कंडीशन में मिलते हैं, लेकिन सेकेंडरी न्यूक्लियस आपको 2n कंडीशन में मिलता है। तो ये थी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो आपको एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर दिखाई देती है। मतलब कुछ स्ट्रक्चर 2n कंडीशन में थे, कुछ स्ट्रक्चर n कंडीशन में थे। कह सकते हैं कि उस कंप्लीट चैप्टर की समरी इसके अंदर आ चुकी थी। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, लेकिन एक बात आपको याद रखनी है दोस्तों, कि आपको कभी भी इन वीडियो की ज़रूरत पड़े तो आप सीधे YouTube पे जाके भी इन वीडियो को सर्च कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको YouTube पे चैप्टर का नाम और उसके पीछे कुलदीप गर्ग लिख के YouTube पे जब सर्च करोगे आपको, तो सर्च करने के बाद आपको उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। आप मेरे चैनल पे जाइए, चैनल पे जाने के बाद आप देखते हो प्लेलिस्ट सेलेक्ट कीजिए और प्लेलिस्ट सेलेक्ट करने के बाद आप अपना जो टॉपिक देखना चाहते हो, RBC 12th बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम को ओपन करोगे, आपको सारे वीडियो वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, जिसको आप कभी भी देख सकते हो। तो जब भी आपको जब लगे कि इस वीडियो की हमको ज़रूरत है, तो आप उसको ऑनलाइन देख के स्टडी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, थैंक यू।